गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग सेल वाला जो चैप्टर है उसको कर रहे थे। हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं गोल्जी अपैरेटस पे। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस जो है इसको एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी अपैरेटस की डिस्कवरी की थी 1838 में नर्व सेल्स के अंदर। ठीक है, उल्लू होता है ना जो, ठीक है, उल्लू के नर्व सेल्स की जब वो स्टडी कर रहे थे उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले गोल्जी अपैरेटस को स्पॉट किया था। ठीक है, और सिंस उन्होंने डिस्कवरी की थी तो उस ऑर्गेनेल का नाम दे दिया गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, अब कैमिलो गोल्जी जो थे, ठीक है, उन्होंने जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है गोल्जी अपैरेटस का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि गोल्जी अपैरेटस जो है वो ज़्यादातर न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास रहता है। ठीक है, और उन्होंने ये बोला कैमिलो गोल्जी ने कि गोल्जी अपैरेटस जो है वो दो तरीके के स्ट्रक्चर्स से मिलकर के बना हुआ है। एक है सिस्टर्नी, जैसा कि हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखा था, और दूसरे हैं वेसाइकल्स। ठीक है, तो सिस्टर्नी और वेसाइकल्स ये दो स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब ये सिस्टर्नी और वेसाइकल्स जो है ये किससे बनते हैं? एक सिंगल मेम्ब्रेन से बनते हैं। ठीक है, एक सिंगल मेम्ब्रेन से सिस्टर्नी और वेसाइकल्स बनते हैं, और जब इनके बीच में क्या होता है, स्टैकिंग होती है या ये कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं, तब फाइनली जाकर के गोल्जी अपैरेटस बनता है। ठीक है, अब गोल्जी अपैरेटस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, इंडिविजुअल छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। ये जो छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं डिक्टियोसोम्स। ठीक है, कई बार ना गोल्जी अपैरेटस को अल्टरनेटिवली कई बुक्स में, जो पुराने एडिशन की बुक्स होती थी ना, मतलब जब हम लोग पढ़ा करते थे, ठीक है, तो उस टाइम की बुक्स जो है उसमें अल्टरनेटिवली इसको डिक्टियोसोम भी कहते थे कई बार। ठीक है, अभी भी कई सारे बुक्स में ना गोल्जी अपैरेटस को अल्टरनेटिवली डिक्टियोसोम्स लिख दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों अल्टरनेटिव ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो डिक्टियोसोम्स या ये जो सिंगुलर यूनिट्स होते हैं, जब ये सिंगुलर यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं तब फाइनली जाकर के पूरा गोल्जी अपैरेटस बनता है। ठीक है, अब गोल्जी अपैरेटस जो है उसका स्ट्रक्चर वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस तरीके से बहुत सारे सिस्टर्नी होते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी जो है आपस में उनकी क्या होती है, स्टैकिंग होती है। जैसे बुक्स का या कॉपीज़ का स्टैक हम लोग बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे सिस्टर्नी जो है एक के ऊपर एक अगर रख दिए जाएं उनकी स्टैकिंग हो जाती है, तब फाइनली गोल्जी अपैरेटस बनता है। ठीक है, अब गोल्जी अपैरेटस जो है, ठीक है, इसमें हम लोग दो फेसेस बता सकते हैं। एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। ठीक है, सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंस है? जो साइड न्यूक्लियस के तरफ होगा, ठीक है, वो होगा सिस। ठीक है, और जो साइड न्यूक्लियस के ऑपोजिट एंड पे होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा, वो होगा ट्रांस। ठीक है, या फिर एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, जो कॉन्वेक्स वाला फेस है दैट इज द सिस फेस, और जो कॉनकेव वाला फेस है वो है ट्रांस। ठीक है, अब सिस और ट्रांस दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज दोनों सिमिलर है। डिफरेंस ये आता है कि चीज़ों को, सब्सटेंसेस को रिसीव करने का काम जो है सिस फेस करता है। ठीक है, और प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम कौन करता है? ट्रांसफेस करता है। ठीक है, तो एक्सेप्टिंग वाला साइड जो है वो सिस है। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टिंग वाला जो साइड है वो है ट्रांस। पेन दो तो।
ठीक है। अब इसके हम लोग डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें, इसका नाम छूट गया होगा, लिख तो दिए हैं लेकिन देखो सबका लिखे हैं। आकांक्षा, दिव्या, निध्या, रिया, अभिजीत का नाम नहीं है। अच्छा नहीं, अभिजीत भी है, ठीक है, चलो हो गया, है ना। तो सिस और ट्रांस तो हो गया, ठीक है। अब इसके डायमेंशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस जो है इसका डायामीटर जो है वो अराउंड 0.5 म्यूएम होता है डायामीटर में ये, ठीक है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है 1 to 3 म्यूएम होती है, ठीक है। 0.5 म्यूएम इन डायामीटर एंड 1 to 3 म्यूएम जो है इसकी लेंथ होती है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, जैसे कि ऐसे सेल्स जो बहुत एक्टिवली प्रोटीन बना रहे हो, बहुत एक्टिवली हार्मोन्स या एंजाइम सिक्रीट कर रहे हो, ऐसे सेल्स में गोल्जी अपैरेटस जो है उसका नंबर इंक्रीज हो सकता है, उसका साइज इंक्रीज हो सकता है। और जो नॉन सिक्रीटरी सेल्स है उनके अंदर जो है इनका साइज और नंबर जो है वो रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो इनका नंबर सिक्रीटरी सेल्स में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग इसके फंक्शन के बारे में बात करें, गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि सेल के अंदर बनने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे हार्मोन्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं, ठीक है। मोस्टली क्या है, ये प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, ठीक है। और क्लास में भी मैंने समझाया था, ये लोग दोनों ही बस आए थे और दिव्या भी आई थी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था कि जब कभी भी ऐसी चीज़ें हमारे सेल्स के अंदर बनती हैं तो जनरली ये रॉ फॉर्म में बनती हैं, ठीक है। रॉ फॉर्म यानी कि ऐसा फॉर्म होता है जो एक्टिव फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इन जो भी रॉ मटेरियल्स या रॉ फॉर्म में जो सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है, इनको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कभी भी हमको सूट सिलवाना होता है, ठीक है, किसी टेलर के पास हम लेकर के जाते हैं, पहले मार्केट से सूट का कपड़ा खरीदेंगे, फिर टेलर के पास लेकर के जाएंगे, उसको मेजरमेंट्स देंगे, उसके बाद फिर वो कपड़ा काटेगा, स्टिच करेगा, तब कहीं वो कपड़ा पहनने लायक होता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप जाओ और मतलब तुरंत वो कपड़े को पहन लो और वो अपने आप सूट बन जाएगा, वैसा तो नहीं होता है। मतलब कि कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ काट छाट करनी पड़ती है, कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ जो है प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स पे भी अप्लाई होती है कि जब कभी भी इनका सिंथेसिस होता है, ठीक है, मोस्टली ये रॉ फॉर्म में बनते हैं और इनको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के पहले इनके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें बनती हैं इनका जो मॉडिफिकेशन होता है वो गोल्जी अपैरेटस के अंदर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल इंसुलिन का दूं, ठीक है, इंसुलिन जो है, जब इंसुलिन का सिंथेसिस होता है तो इंसुलिन क्या है, प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इंसुलिन जब बनता है ना तो इस फॉर्म में बनता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं प्रो इंसुलिन, ठीक है। अब ये जो प्रो इंसुलिन है ये ब्लड में शुगर को कंट्रोल करने का काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब प्रो इंसुलिन बनता है उसमें क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है और कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उस पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है कट करके, और इस तरीके से नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन जो है ये किया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो प्रो इंसुलिन था ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंसुलिन में। अब ये इंसुलिन जब बॉडी में रिलीज होगा, ब्लड में जाएगा, ठीक है, तब ये ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम कर पाएगा। तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ ना, ये मॉडिफिकेशन किस में होता है, गोल्जी अपैरेटस के अंदर होता है, ठीक है। तो चाहे कोई भी प्रोटीन हो, एंजाइम हो, हार्मोन हो, ठीक है, उसमें पोस्ट प्रोडक्शन मॉडिफिकेशन करने का काम होता है गोल्जी अपैरेटस का, ठीक है। उसके अलावा अल्टरनेटिवली गोल्जी अपैरेटस कई बार लिपिड बनाने का काम भी करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं
उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। गोल्जी अपैरेटस कई बार क्या करता है, ऑल्टरनेटिवली कई बार प्रोटीन सिंथेसाइज करने में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा कई सारे जो स्टोरेज मटेरियल्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन होता है एज अ स्टोरेज मटेरियल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, कई बार ग्लाइकोजन को भी स्टोर करने का काम करता है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट लिपिड सिंथेसिस, conversion of complex carbohydrates into simple sugars, sometimes protein synthesis and alternatively storage food material, उसको स्टोर करेगा। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग गोल्जी अपैरेटस से। बुक में गोल्जी अपैरेटस के बाद नया क्या दिया है, नेक्स्ट लाइसोसोम दिए हैं। लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों होता है, लाइसोसोम्स में ऐसा क्या है? देखो, लाइसोसोम्स जो होते हैं ये भी सिंगल मेम्ब्रेन से बने हुए सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स की जो डिस्कवरी है, सबसे पहले एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन डी डूव, ठीक है। क्रिश्चियन डी डूव बेल्जियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1955 में लिवर के सेल्स में, रैट जो था, चूहा जो था, चूहे के लिवर के सेल्स के अंदर सबसे पहले क्रिश्चियन डी डूव ने 1955 में लाइसोसोम्स की डिस्कवरी की, ठीक है। अब लाइसोसोम जो नाम है, ठीक है, लाइसो का मीनिंग होता है तोड़ना या ब्रेक करना, और जोम का मीनिंग होता है बॉडी। तो ऐसी बॉडी जो तोड़ने में या ब्रेक करने में हेल्प करती हो, दैट इज लाइसोसोम, ठीक है। अब लाइसोसोम जो है उसका साइज जो है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है जनरली, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 0.5 म्यूएम के आसपास जो है, या उससे भी कई बार छोटे छोटे लाइसोसोम्स जो हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। अब लाइसोसोम्स की खासियत क्या है, उसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि एट एनी गिवन टाइम, ठीक है, लाइसोसोम्स के अंदर 60 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। किसी भी गिवन टाइम पे 60 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं दे कैन बी प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं इनका काम क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की खासियत ये होती है कि ये किसी भी सब्सटेंस में इजीली हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस जो है उनको कैटालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग सुसाइड बैग ऑफ द सेल हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम को, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेल में कभी कोई इंजुरी हो गई, ठीक है, या सेल के ऑपरेट करने के मैकेनिज़्म में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। जनरली जो सेल के ऑपरेट करने का जो मैकेनिज़्म है सभी को कंट्रोल करने का काम होता है न्यूक्लियस का। तो सपोज़ अगर न्यूक्लियस मैल फंक्शन कर रहा है, न्यूक्लियस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे प्रोटीन्स बन रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हैं, ठीक है, या ऐसे प्रोटीन्स बन रहे हैं जो हमारे बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो सेल होता है, ठीक है, वो एक मैकेनिज़्म जो है इनिशिएट करता है जिसको हम लोग कहते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है, यानी कि सेल डेथ की मैकेनिज़्म जो है इनिशिएट करता है, ठीक है। तो ये जो एपोप्टोसिस या सेल डेथ की मैकेनिज़्म होती है उसमें इमीडिएटली लाइसोसोम के पास सिग्नल आता है कि भाई द सेल इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड वी हैव टू रिमूव दिस सेल फ्रॉम हियर, ठीक है। तब क्या होता है, लाइसोसोम में अपने आप क्या हो जाता है, लाइसिस हो जाता है, लाइसोसोम ब्रेक हो जाता है। लाइसोसोम जैसे ही ब्रेक होगा तो उसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, और अंदर ही अंदर सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के जितने भी कंटेंट्स होते हैं, उनमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करके सारे सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वन बाय वन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे करके बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको डैमेज कर देते हैं। इवेंचुअली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको भी डैमेज कर देता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो सेल का ही एक ऑर्गेनेल
सेल को ख़त्म करने का, सेल को मारने का काम कर रहा है, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ सुसाइड। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग द लाइसोसोम्स एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्लियर है, समझ आया? सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। मेरे बुक में बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में दिया है, तो हम लोग उतने ज़्यादा डिटेल में खैर जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम लोग के बुक में नहीं दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है इसमें, ठीक है। चलो लाइसोसोम से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल क्या दिया है? वैक्यूल्स दिया है। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं? सिंपल एक सिंगल मेम्ब्रेन से एंक्लोज्ड एक स्पेस या एक जगह होती है, ठीक है, जिसमें कई बार उस स्पेस के अंदर या तो कुछ नहीं होगा या कई बार काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो वैक्यूल्स में स्टोर भी की जाती हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर हम लोग वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स का जो साइज़ है वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि प्लांट सेल्स होते हैं ना, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि वैक्यूल्स का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि वैक्यूल्स जो है सेल को टर्जिडिटी या सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज़ बड़ा क्यों रहता है? ठीक है, ऑब्वियसली प्लांट्स अगर हैं तो प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस बनते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स जब प्लांट सेल्स में रहते हैं तो उनका साइज़ बड़ा रहने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर प्लांट कोई भी सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे जो कई सारे प्लांट्स होते हैं ना जिसकी पत्ती वगैरह तोड़ने पे दूध के जैसा कुछ सब्सटेंस निकलता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज लेटेक्स, ठीक है। वो जो मिल्क के जैसा सब्सटेंस होता है उसको हम लोग लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है। कई सारे प्लांट्स का जो लेटेक्स है वो यूज़फुल होता है और कई सारे प्लांट्स का जो लेटेक्स है वो हमारे लिए भी यूज़लेस होता है। वॉट एवर बी द केस, प्लांट्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम लोग जनरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये क्या होता है कि वैक्यूल्स में जाकर के स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि रबर प्लांट होता है, ठीक है, रबर प्लांट में जो लेटेक्स बनता है वो वैक्यूल्स में स्टोर होता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के अंदर भी स्टोर होता है। तो वो जो लेटेक्स है फिर उसको यूज़ करके हम लोग इरेज़र बना रहे हैं, रबर बैंड्स बना रहे हैं, टायर वगैरह बनता है उसी रबर से, ठीक है। या फिर हींग पता है सबको, हींग सबके घर में कंज्यूम करते हैं, है ना। तो हींग जो है वो भी क्या है, एक तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। तो प्लांट जब ये हींग और इस टाइप की गम और इस टाइप की चीज़ें जब सिक्रीट करता है ना तो ये सारी चीज़ें जाकर के वैक्यूल में स्टोर होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट्स के अंदर स्टोरेज पर्पस के लिए वैक्यूल्स का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, लेकिन एनिमल्स में तो किसी तरीके का कोई सिक्रीशन होता नहीं है, ठीक है। तो एक तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स का नंबर बहुत कम होता है और बहुत कम होने के अलावा वैक्यूल्स का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, ठीक है। ओवरऑल वैक्यूल्स जो है उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है प्लांट के सेल के अंदर प्लांट के सेल की टर्जिडिटी और प्लांट सेल का जो शेप है उसको मेंटेन करना, ठीक है। और स्टोरेज पर्पस के लिए जो है वैक्यूल्स वहाँ काम आते हैं, लेटेक्स है, रेजिन है, गम है या डिफरेंट टाइप के ऑयल्स वगैरह जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों की स्टोरेज में हेल्प करना या जैसे स्टार्च के स्टोरेज में हेल्प करना, फैट या ऑयल के स्टोरेज में हेल्प करना, ठीक है। इन सब चीज़ों का काम जो है वो वैक्यूल्स करते हैं, ठीक है। अब तुम लोग के बुक में दिया है कि नहीं दिया है, वैक्यूल्स को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग कि वो कौन सी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं। दिया है क्या तुम लोगों के बुक में? बस, अच्छा चलो जो दिया है फिर उसी को पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब वैक्यूल्स जो है जैसे मेरे बुक के अकॉर्डिंग 3 टाइप ऑफ वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है सैप वैक्यूल, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। और तीसरा होता है फूड वैक्यूल, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल जो है ये ज़्यादातर हम लोगों को ना अमीबा में देखने के लिए मिलता है ईजीली,
ठीक है। और ये सैप वैक्यूल जो है ये हमको प्लांट में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। सैप वैक्यूल का काम क्या है? सिंपली जैसे अभी मैंने बताया कि प्लांट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है, रेजिन है, गम है, ऑयल वगैरह है, उसके स्टोरेज में, या लेटेक्स है उसके स्टोरेज में सैप वैक्यूल हेल्प करता है। दूसरा अब हम लोग आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पे और फूड वैक्यूल पे, जो हमको अमीबा में बहुत फ्रीक्वेंटली दिखता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो जनरली क्या होता है, अमीबा की जो बॉडी होती है, अमीबा की बॉडी के एक एंड पे जो है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो बेसिकली, अब अमीबा की बॉडी का तो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, उसकी बॉडी का शेप चेंज होते रहता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये अमीबा को सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है। अमीबा में जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन इनिशिएट कहाँ पर से होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से ही सेल डिवीजन जो है वो इनिशिएट होगा। ठीक है। तो पहले बेसिकली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के पास से डिवीजन जो है स्टार्ट होता है, स्टार्ट होकर के धीरे 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 जो है आगे इनिशिएट होता है इस तरीके से। इस तरीके से क्या होता है कि एक गैप बनता है, गैप बनते बनते आगे जाता है, आगे जा कर के फिर क्या करता है, अमीबा की बॉडी को ये दो पार्ट्स में क्या कर देता है, सिंपली डिवाइड कर देता है। तो एक अमीबा से दो डॉटर सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के हेल्प से बनते हैं। ठीक है। तो सिंपली अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन अगर समझेंगे तो हमको ये लिखना है कि इट हेल्प्स इन सेल डिविजन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फूड वैक्यूल पे। ठीक है। फूड वैक्यूल क्या होता है? जैसे कि अमीबा है और प्रोटिस्ट्स होते हैं। ठीक है। तो किंगडम जो फाइलम प्रोटिस्टा है, ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर भी जो है हमको बहुत सारे एनिमल्स के अंदर जो है हमको फूड वैक्यूल देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो फूड वैक्यूल जो है ये बेसिकली बनता कैसे है? फूड वैक्यूल जो है ये लाइसोसोम के कॉम्बिनेशन से और वैक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है। कैसे बनता है? लाइसोसोम और वैक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। मैं अमीबा के हेल्प से ही तुम लोगों को समझाती हूँ। ये अमीबा है। ठीक है। अब अमीबा जो है ये क्या करता है, अपना फूड कैसे कंज्यूम करता है? स्यूडोपोडिया के हेल्प से कंज्यूम करता है। ठीक है। तो सपोज यहाँ कहीं पर ये फूड पार्टिकल उसको मिल गया। ठीक है। तो अमीबा क्या करेगा? अमीबा इस तरीके से अपने स्यूडोपोडिया जो है उसको एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करके फूड पार्टिकल को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो फूड पार्टिकल है ये इस तरीके से कहाँ आ गया? अमीबा के अंदर आ गया। ठीक है। तो ये जो फूड पार्टिकल है इसके चारों तरफ क्या होगा? एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरीके से ये क्या बनता है? ये एक तरीके का वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इस वैक्यूल को हम लोग बोलते हैं फैगोसोम। इस वैक्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग? फैगोसोम बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि अमीबा के अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो आकर के इस फैगोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम आया यहाँ पर, आ करके क्या हुआ, ये इस फैगोसोम के साथ क्या हो गया? फ्यूज हो गया। ठीक है। तो अब फैगोसोम से क्या बनेगा? फैगोसोम से बनेगा फैगोलाइसोसोम। क्या बन गया? फैगोलाइसोसोम बन गया, क्योंकि फैगोसोम और लाइसोसोम आपस में फ्यूज हो गए। अब लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स थे वो क्या करेंगे? ये जो फूड पार्टिकल है इसको क्या कर देंगे? कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद फिर धीरे से ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाएगा और सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अमीबा के बॉडी में क्या हो जाएंगे? इस तरीके से डिस्पर्स हो जाएंगे, अमीबा के साइटोप्लाज्म के साथ में मिक्स हो जाएंगे और फाइनली ये जो फैगोलाइसोसोम है ये भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो फूड वैक्यूल बनता है वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है। ठीक है। जो कि लोअर प्रोटिस्ट और यूग्लिना, अमीबा, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स में बनता है। ठीक है। जिससे कि क्या होता है, उनको फूड को ऑब्टेन करने में और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है। एज सिंपल एज दैट। समझ आया? चलो, वैक्यूल्स के बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल क्या दिया है? क्या दिया है?
क्या बोल रहे हो तुम? माइटोकॉन्ड्रिया। चल, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया का ऑल्टरनेट नेम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? एनर्जी को सिंथेसाइज करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग इसको बोलते हैं। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका स्ट्रक्चर याद है थोड़ा सा भी पिछले क्लास से? याद है? और चलो, पहली बात तो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एक इनर मेम्ब्रेन होता है और एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके डायमेंशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया सैप वैक्यूल सिंपली जिसमें कि प्लांट का जो सैप होता है, जैसे लेटेक्स है, ऑयल, गम, रेजिन्स वगैरह जो है, उनका स्टोरेज होता है सैप वैक्यूल में। ठीक है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहली इसकी डिस्कवरी जो है कोलिकर ने की थी इन द ईयर 1880। ठीक है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफर कर सकता है सेल टू सेल पे। ठीक है, जैसे कई ऑर्गेनिजम्स जो एनाएरोबिक होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता, क्योंकि अगर एनाएरोबिक है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के रहने का वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो जो एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। जो एरोबिक है, जैसे हम लोग हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेल टू सेल वेरी करता है। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे मसल सेल्स में सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मसल सेल्स में हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के जो मसल सेल्स हैं, मसल टिश्यूज़ हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। ठीक है, और बाकी जो नॉर्मल सेल्स होंगे उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम हो सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करें तो जो मेटाबॉलिकली एक्टिव प्लांट्स हैं, जिनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत फास्ट चल रहे हैं, या ये अगर हम लोग बोलें कि जो प्लांट्स का जो एक्टिवली ग्रोइंग फेज होता है, ठीक है, एक्टिवली ग्रोइंग जब होते हैं प्लांट्स, उस समय पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो कंसिडरेबली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली अगर हम लोग देखें तो अमीबा का एग्जाम्पल देते हैं। अमीबा में जैसे 10,000 से 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। कोई भी नॉर्मल प्लांट सेल है जिसमें मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो उसमें भी 50,000 से 1,00,000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम लोग oocytes के बारे में बात करें, ठीक है, oocyte से एग का फॉर्मेशन होता है ह्यूमंस में, तो oocytes जो होते हैं उनके अंदर भी 25 से 30,000 माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सेल जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ऑब्वियसली वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया के शेप और साइज़ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है आलू के जैसा होता है, करीब करीब। ठीक है, आलू के जैसा होता है, बीच में थोड़ा सा थोड़ा डिप्रेस्ड रहता है, थोड़ा सा दबा रहता है, और साइड्स जो होते हैं उसके ओवल होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर इसके हम लोग साइज़ के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेंथ है दैट इज़ 5 to 10 μm। 5 to 10 μm in length and 0.5 to 1 μm in diameter। क्या दिया है? 1 to 4.1 म्यूएम क्या? इन डायमीटर, इन लेंथ क्या? वो वेरिएशन रहता है बेटा, हर बुक में अलग अलग ही मिलेगा आपको। कभी भी कोई भी दो बुक में आपको सेम डायमेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो,
तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि हर बुक जो है अपना अपना रेफरेंस अलग अलग जगह से लेता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग अगर उसका भी लिखोगे तो भी गलत नहीं मिलेगा, या इसमें से लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा वो। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इसके बात करते हैं। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि इसका इनर स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, सबसे पहले तो डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है इसमें। ठीक है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और देन वी आर हैविंग द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है ये साइटोप्लाज्म की तरफ, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ ऐसे मॉडिफिकेशन शो करता है। मॉडिफिकेशन जो है ये फिंगर लाइक मॉडिफिकेशंस होते हैं, और ये फिंगर लाइक मॉडिफिकेशंस जो है ये साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन से बनने वाला जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, ये प्लूरल में है। ठीक है, सिंगुलर में इसको हम लोग क्रिस्टा बोलेंगे और प्लूरल में हम लोग इसको बोलेंगे क्रिस्टी। ठीक है, तो ये क्रिस्टी या क्रिस्टा जो है ये किसका है, इनर मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है जो साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है दोनों के बीच में इसको हम लोग कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दिस इज नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, अब ये जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसमें भी कुछ फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है जिसको कि हम लोग पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, बुक में दिया है कि नहीं? नहीं दिया है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिया है। हाँ फ्लूइड को मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस है, स्पेस है। ठीक है, अब ये जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसका भी कोई पर्टिकुलर डायमेंशन होता है, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर इसमें भी चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है दिस इज 60 to 100 एंगस्ट्रॉम वाइड। ठीक है, दिस इज 60 to 100 एंगस्ट्रॉम वाइड। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ऐसे तो सेपरेटेड रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये बीच बीच में आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, या एक दूसरे के साथ जो है इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके अटैचमेंट का जो स्पेस होता है या अटैचमेंट का जो साइट होता है, ठीक है, इस साइट को हम लोग कहते हैं स्फेरोजोम, या इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्फेरोजोम। ठीक है, तो स्फेरोजोम जो है ये क्या करता है, ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कि जहाँ से उसके थ्रू मतलब बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जो है चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, क्योंकि कई सारे एंजाइम्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर प्रेजेंट है, कई सारे आयंस, कई सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो बाहर प्रेजेंट है, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कई सारी चीज़ें प्रेजेंट है। तो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करने में कौन हेल्प करता है, ये स्फेरोजोम जो है ये हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो इसके थ्रू बाहर से अंदर भी चीज़ें आएंगी और अंदर से बाहर भी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होगा। हाँ, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टच करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, अब ये जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है, ये कहाँ, क्रिस्टी के अंदर भी जा कर के एक्सटेंड होता है। तो क्रिस्टी में और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पूरे में ये लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, अब हम लोग अंदर की तरफ बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हॉलो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, इस हॉलो स्पेस में भी कुछ फ्लूइड भरा हुआ रहता है, एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज द मैट्रिक्स।
ओके, दिस फ्लूइड इज नोन एज द मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स जो है किस चीज़ से बना हुआ है? मैट्रिक्स के अंदर वाटर रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो है सारे के सारे इसके अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग को फोकस किस पे करना है? हम लोग को फोकस क्रिस्टी पे करना है, क्योंकि हमारे ज़्यादा काम की चीज़ यही है। ठीक है, क्रिस्टी जो है, क्रिस्टी के सरफेस के ऊपर इस तरीके से लोब के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रेजेंट रहते हैं। ये जो लोब के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजोम्स। ओके, दीज स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज द ऑक्सीजोम्स। ठीक है, ऑक्सीजोम्स कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअली एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस आर द ऑक्सीजोम्स। क्लियर? क्लियर आकांक्षा? अब ये जो ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर है, इसको मैं यहाँ पे एक्सपैंड करके बना रही हूँ। ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी के सरफेस के ऊपर इस तरीके से ऑक्सीजोम्स जो है प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजोम्स जो है इसके पूरे स्ट्रक्चर को भी हम लोग किस में डिवाइड कर सकते हैं? पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इसमें ये जो लोब्ड हेड होता है, ठीक है, ये लोब के जैसा स्वोलन जो हेड होता है, इसको हम लोग कहते हैं F1 पार्टिकल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल कहते हैं। और उसका ये जो स्टॉक के जैसा पार्ट है, उसके नीचे जो स्टॉक या डंडी जैसा वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं F0 पार्टिकल। ठीक है, बन गया। अब ये जो F0 और F1 पार्टिकल है, ठीक है, यानी कि ये जो ऑक्सीजोम है, ऑक्सीजोम के जो F0 और F1 पार्टिकल है, ये दोनों मिल करके एटीपी सिंथेज एंजाइम के जैसे एक्ट करते हैं। बोथ ऑफ देम टुगेदर दे विल एक्ट एज द एटीपी सिंथेज एंजाइम which facilitates the formation of ATP। ठीक है, तो ये एंजाइम के जैसे एक्ट करेंगे और इस एंजाइम के यानी कि एटीपी सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में ही एटीपी का सिंथेसिस होता है। समझ आया? कैसे होता है वो बताऊं थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को आगे के चैप्टर में भी जो फोटोसिंथेसिस और ये वाला जो चैप्टर है ना, उसमें भी पढ़ना है। ठीक है, जनरली क्या होता है, अब ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी के अंदर में फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस होने से वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, तो जब सनलाइट पड़ती है ना, तब क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो लोग सनलाइट को कैप्चर करते हैं। सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो क्या करती है, वाटर को स्प्लिट कर देती है। ठीक है, वाटर को ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में स्प्लिट कर देती है। तो ये जो हाइड्रोजन है, दिस विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ प्रोटॉन। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जा करके कहाँ जमा होता है, ये जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में यहाँ जो फ्लूइड भरा रहता है ना, इसमें जा करके ये प्रोटॉन्स जो हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, तो जब प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कंसंट्रेशन जो है उसको हमेशा नेचर क्या करता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन जो है ये ज़्यादा है, और यहाँ पे यानी कि जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, यहाँ पे प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए क्या होता है कि ये जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है, ये क्या करता है, एक पाथवे प्रोवाइड करता है, और ये जो प्रोटॉन्स हैं ये एटीपी सिंथेज एंजाइम को क्रॉस करके कहाँ ट्रैवल करने लगते हैं, ये मैट्रिक्स के अंदर जाने लगते हैं।
ठीक है। तो जब प्रोटॉन्स का मूवमेंट पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की तरफ होने लगता है तो उनके ट्रांसपोर्टेशन से थोड़ी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। ये जो एनर्जी है इसका यूटिलाइजेशन होता है और ये जो F1 और F0 पार्टिकल हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है वहाँ पे ऑलरेडी ADP प्रेजेंट रहता है, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जो है पहले से प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स जब यहाँ से मैट्रिक्स में जाते हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, उस एनर्जी को यूज़ करता है ATP सिंथेज और क्या करता है, ये ADP के साथ में एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है उसको ऐड कर देता है। एज अ रिजल्ट ADP किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में। इस तरीके से बेसिकली एनर्जी का यानी कि ATP का फॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी में होता है। तो एज अ रॉ मटेरियल हमारे बॉडी में हमेशा ADP प्रेजेंट रहता है और डिफरेंट फॉर्म्स में जब हमारे बॉडी में एनर्जी जो है बनने लगती है उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ADP के साथ में एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है उसको ऐड कर देता है और ADP से बना देता है ATP। फिर ये जो ATP है ये हमारी बॉडी में स्टोर होकर के रहती है और जब कभी भी हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तब इस ATP का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है और हमारी बॉडी जो है अच्छे तरीके से काम कर पाती है। समझ आया, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसको और डिटेल में हमको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ना है, तो एक बेसिक सा आइडिया बस दिया मैंने, है ना। इतना समझ में आया, F1 F0 ATP सिंथेस क्लियर है इतना। इतने जल्दी पीरियड ओवर हो गया, कितना टाइम हुआ है, अभी टाइम है क्लास को। ऐसे इतने जल्दी जल्दी बेल बजा देंगे तो कैसे होगा भाई। तुम लोग टाइम टेबल नहीं देखे क्या, टाइम टेबल देखो, ओपन करो। फिफ्टी तक है ना, तो मतलब टाइम हो ही गया। चलो ये टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दो, जल्दी कंप्लीट करना है अपने को, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका अपना खुद का DNA भी होता है जिसको कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहते हैं, ठीक है, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो है इसको शॉर्ट में हम लोग mtDNA भी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA या mtDNA जो है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस पर हम लोग आते हैं। सबसे पहला और प्राइमरी फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, ठीक है। क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं ATP के सिंथेसिस के लिए वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है जिसको कि हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये जो क्रेब्स साइकिल है ये रेस्पिरेशन का ही एक साइकिल है जिसको हमको आगे आने वाले यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल के हेल्प से ही एक्चुअली क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो भी होता है हमारे बॉडी में। जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं ना कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट का फिर फर्दर ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो वो सारा जो साइकिल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ऑपरेट होता है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA है तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास कैपेसिटी होती है कि वो अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में इफ़ वी आर टू डिस्कस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला फंक्शन है ATP सिंथेसिस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस करना और दूसरे ऑर्गेनेल्स को सप्लाई करने का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स जो हैं उनका सिंथेसिस भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे सेल के अंदर कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने का भी काम करता है। एंड बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया
mitochondria possesses its own DNA. It can synthesize some small proteins also. ठीक है, so today we have completed this topic. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे. ठीक है.